तो साथियों आज हम चेन होल्डिंग के कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में। सबसे पहले तो नॉर्मल कंसोलिडेशन में क्या होता है वो हम समझेंगे। उसके बाद हम चेन होल्डिंग को समझेंगे। तो नॉर्मल कंसोलिडेशन में पेरेंट होता है जिसे हम बोलेंगे पापा, और सब्सिडरी होता है जिसे हम बोलेंगे बेटी। तो पेरेंट का अपनी बेटी पे 90% कंट्रोल है। तो पेरेंट को यहाँ पे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे एज पर इंड एस 110। ये सबको पता है? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है चेन होल्डिंग कंसेप्ट में कि जो सब्सिडरी है यानी बेटी, इसकी भी अपनी एक सब्सिडरी है जो कि है इसका बॉयफ्रेंड। यानी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो बेटी की सब्सिडरी है, और यहाँ पे बेटी का जो कंट्रोल है वो है 80%। तो चेन होल्डिंग कंसेप्ट ये बोलता है आपसे कि यहाँ पे जो अल्टीमेट पेरेंट है पापा, तो पापा की जितनी भी सब्सिडरी पापा की है, जैसे कि यहाँ पे बेटी बॉयफ्रेंड, ये भी पापा की सब्सिडरी बन जाएगी। ऐसा होता है सर? हाँ जी, ये चेन होल्डिंग कंसेप्ट कहता है। तो आज से ये समझ लो चेन होल्डिंग कंसेप्ट के अंडर पेरेंट की जो भी सब्सिडरी है, उन सब्सिडरी की जो भी सब्सिडरी है वो सारी सब्सिडरी पेरेंट की सब्सिडरी बन जाएगी। अब जिसमें पापा ने डायरेक्ट पैसा लगा रखा है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट सब्सिडरी। चेन होल्डिंग कंसेप्ट के अंडर बोलेंगे इसे डायरेक्ट सब्सिडरी। और जो सब्सिडरी की सब्सिडरी है जो कि पेरेंट की सब्सिडरी बन रही है चेन होल्डिंग कंसेप्ट के अंडर, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट सब्सिडरी। इसलिए साथियों यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने डायरेक्ट सब्सिडरी लिखा हुआ है और इसके आगे CH लिखा हुआ है, यानी ये चेन होल्डिंग कंसेप्ट के अंडर है। तो सबसे पहला चेन होल्डिंग कंसेप्ट तो ये कहता है। तो अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इनडायरेक्ट स्टेक इन एंटिटी, यहाँ पे पापा का जो है वो इनडायरेक्ट स्टेक है बेटी के बॉयफ्रेंड में, और किसके थ्रू है? थ्रू अ डायरेक्ट सब्सिडरी। तो डायरेक्ट सब्सिडरी आपकी कौन है? बेटी। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं साथियों चेन होल्डिंग कंसेप्ट। तो ये है चेन होल्डिंग का पूरा कंसेप्ट। अब ये पूरा कंसेप्ट जो है ये बना है पापा के लिए, जो अल्टीमेट पेरेंट है इसके लिए। ये बेटी के लिए नहीं बना हुआ, ये केवल पापा के लिए बना हुआ है, जहां पे पापा की कोई सब्सिडरी है और सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी है, तो वहां चेन होल्डिंग का कंसेप्ट लगता है। तो साथियों अब हमें यहां पे चेन होल्डिंग कंसेप्ट में मेन जो चीज समझनी है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है अफेक्टिव स्टेक। अब देखो नॉर्मल कंसोलिडेशन में आपने समझ रखा है कि पापा का डायरेक्ट सब्सिडरी में 90% स्टेक है, तो हम बोलेंगे 90% स्टेक है, 10% NCI है। लेकिन जहां बेटी का अपनी सब्सिडरी यानी बेटी के बॉयफ्रेंड में पैसा किसने लगाया है? बेटी ने लगाया है। तो सर ये पापा की सब्सिडरी कैसे बन गई? ये चेन होल्डिंग कंसेप्ट की वजह से सब्सिडरी बन गई, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन पापा ने तो इसमें पैसा लगाया ही नहीं, हम ये कैसे पता लगेंगे कितना परसेंट लगाया है? तो इस बात को समझो। चेन होल्डिंग कंसेप्ट ये कहता है कि बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड पे जो 80% लगाया है, साथियों ये जो इसने बॉयफ्रेंड में लगाया ना, ये अपने बिजनेस में लगाया है। बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, गलत मतलब मत निकालना है। तो इस 80% में ना 90% जो है वो पापा का पैसा लगा हुआ है? ऐसा होता है सर? चेन होल्डिंग कंसेप्ट में ऐसे ही होता है। तो अगर हम पापा का स्टेक देखें बेटी के बॉयफ्रेंड में, यानी पापा का स्टेक दामाद में, तो जो 80% लगा हुआ है उसमें 90% जो है वो पापा का है। तो 80% का 90% कितना होगा? 72%। यानी 72% जो है पापा का स्टेक है। कहाँ? बेटी के बॉयफ्रेंड में। तो NCI कितना हो जाएगा? 100 माइनस 72, 28। तो साथियों हमने चेन होल्डिंग कंसेप्ट को समझ लिया कि इसमें होता क्या है। दूसरी चीज, चेन होल्डिंग में हमें अफेक्टिव स्टेक निकालना होता है। तो जो डायरेक्ट सब्सिडरी है उसमें तो अफेक्टिव स्टेक आपने निकाल ही रखा है, जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी है उसमें अफेक्टिव स्टेक निकालना, वो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाई गई है।
अब हम सीधे जंप करेंगे इसके क्वेश्चन पे, और इसका क्वेश्चन भी हम पहले नॉर्मल अप्रोच से समझेंगे कि जो हम नॉर्मल कंसोलिडेशन में समझते हैं। फिर छोटी छोटी दो ट्रिक हैं वो हमें समझनी है जो चेन होल्डिंग में यूज होती है, और आपका चेन होल्डिंग का कंसेप्ट ओवर। तो आईसीआई का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर लो लाइव झिंगा लाला, लाइव झिंगा लाला। चेन होल्डिंग में थोड़े बहुत और कंसेप्ट भी हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को मैं जब कराऊंगा जब इस क्वेश्चन को पूरा करा दूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है अभी अभी, उस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं 1-2 मिनट के, फिर वो समझ लेंगे। बिल्कुल सर। तो साथियों आपकी स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.1। इसे कर लो, चेन होल्डिंग पूरा आपके ग्रिप में, और टेंशन फ्री एग्जाम हॉल में पूछ जाओ और 14 मार्क्स लेके आ जाओ। अब यहां पे देखो, जो मैंने अभी एग्जाम्पल यूज करा था, पेरेंट, पेरेंट की सब्सिडरी, तो ये डायरेक्ट सब्सिडरी है, और जो सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है वो पेरेंट के लिए क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडरी। तो यहाँ पे 3 कंपनी का डाटा दे रखा है आपको। सर क्या 3 से ज्यादा कंपनी का भी डाटा दिया हो सकता है? नहीं साथियों, वो क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा एग्जामिनर पूछ नहीं सकता, एग्जामिनर की भी कुछ लिमिटेशन है, तो 3 कंपनी से ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि P का अपनी सब्सिडरी यानी S लिमिटेड में कितना स्टेक है, तो 80% स्टेक है। और जो S है, जो सब्सिडरी है, उसका कितना स्टेक है अपनी सब्सिडरी में, उसका 75% स्टेक है। ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो है 30 सितंबर 2000। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आपको यूज करना है जब आप चेन होल्डिंग का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। सर ये बोर्ड नोट्स में आपको दे दूंगा, मैंने रख के क्या करना है भाई, आपके लिए बनाए हैं तो आपको ही दूंगा। साथियों सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाना है, ये चार्ट चेन होल्डिंग के कंसेप्ट की फाउंडेशन है, इस चार्ट के बगैर आप क्वेश्चन हिला नहीं सकते। P का 80% स्टेक है अपनी सब्सिडरी में, तो अगर मैं बोलूं 80% स्टेक अगर पेरेंट का सब्सिडरी में है, डायरेक्ट सब्सिडरी में, तो 20% एनसीआई है। ये कैलकुलेशन इजी है। और जो सब्सिडरी का अपनी सब्सिडरी में स्टेक है, हमें ये दिखाना है कि इस सब्सिडरी में पेरेंट का इनडायरेक्ट स्टेक कितना है। तो हमने क्या माना था चेन होल्डिंग कंसेप्ट में कि ये जो 75% सब्सिडरी ने अपनी सब्सिडरी में लगा रखा है, इस 75% में 80% पैसा किसका है, 80% इन्वेस्टमेंट किसका है, पेरेंट का। हम 80 इंटू 75 कर दो, आपको पता लग जाएगा पेरेंट का इनडायरेक्ट सब्सिडरी में कितना स्टेक है। 80 इंटू 75 ये आ गया 60%, तो यहाँ पे एनसीआई आ गया 40%। साथियों इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब आप फाइनली पेरेंट की बुक में जो हमारा P है यहाँ पे, उसमें उसकी सब्सिडरी और जो सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है उसको कंसोलिडेट आपको करना है। गेम ओवर। तो सबसे पहले हम चेन होल्डिंग के कंसेप्ट में क्या, नॉर्मल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में क्या करते हैं सर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट है उसने कितना पैसा दिया है सब्सिडरी को लेने के लिए, यानी हम पता लगाएंगे पीसी। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके केवल P के एंगल से सॉल्व होगा, केवल P के एंगल से क्वेश्चन सॉल्व होगा, S के एंगल से सॉल्व नहीं होगा। अपने दिमाग में ये मत लाना कि यहाँ पे भी एक पेरेंट है, SS के लिए S एक पेरेंट है, उसे भूल जाओ साथियों। चेन होल्डिंग में आपको केवल P के एंगल से सॉल्व करना है, जो अल्टीमेट पेरेंट है, जो अल्टीमेट पेरेंट है। ठीक है सर, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। ओके जी, सॉरी सॉरी। तो P ने कितना पैसा लगाया है S में, 340। सर ये कहां से मिला, सर ये मुझे अल्लादीन के चिराग से मिला। यहां देखो साथियों, सर वो चिराग हमें भी दे दो, हम एग्जाम हॉल में ले जाएंगे। वही तो दे रहा हूं साथियों आपको। P की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने हैं, तो P ने 340 लगाया है S को खरीदने के लिए, लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट इन S लिमिटेड। और जो S है
उसकी बैलेंस शीट में आप देखोगे तो 280 लाख लगाए हैं इन्वेस्टमेंट इन एसएस लिमिटेड। तो यहां देखो पी ने जो एस में पीसी दिया है वो है 340 लाख। 340 लाख देके एस को जो है एक्वायर कर लिया। और एसएस लिमिटेड में पी ने कितना पैसा लगाया? सर वहां पी ने कहा पैसा लगाया है, जो एसएस है उसमें तो एस ने पैसा लगाया है। लेकिन साथियों चेन होल्डिंग कंसेप्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1, दो ही एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट जो चेन होल्डिंग कंसेप्ट में है वो अब आपकी आंखों के सामने होगी। सर क्या है? देखो जो 280 लाख यहाँ पे एस लिमिटेड ने लगाया है, जो कि यहाँ पे बेटी है, तो साथियों बेटी के पास इतने पैसे नहीं है। वो किसके पास जाएगी? अपने पापा के पास जाएगी और पापा से बोलेगी पापा पापा मुझे एक सब्सिडरी में पैसा लगाना है, तो लाओ मुझे पैसे दो। तो पापा बोलेंगे कि बेटा 280 लाख आपको लगाने हैं, तो मैं आपको उतने ही दूंगा जितना परसेंट मेरा आप पे कंट्रोल है। तो यहां देखो पापा का अपनी बेटी पे 80% कंट्रोल है। तो पापा ने कहा अपनी सब्सिडरी से बेटा जहां भी तुम पैसा लगाओगे ना मैं आपको केवल 80% ही दूंगा। तो बेटी ने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बेटी ने जो 280 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है जो बैलेंस शीट में दे रखी है, उस 280 लाख में पेरेंट जो है 80% दे देगा, यानी 224। तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो पेरेंट ने जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी में पैसा लगाया है वो है 224। अब ये ना डीम्ड पीसी है, एक्चुअल में पेरेंट ने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन चेन होल्डिंग कंसेप्ट के अंडर ये डीम्ड पीसी माना जाता है। यहां पे साथियों लिखा भी हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ चेन होल्डिंग। उसके बाद साथियों आपको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालना है, स्टेप 2। तो हम जो जितने भी क्वेश्चन कंसोलिडेशन के सॉल्व करते हैं इसी अप्रोच से करते हैं। 5 स्टेप हम यूज करते हैं। इन 5 स्टेप को यूज करके क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में आ जाता है। अब हमें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालना है। तो सर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट हम कौन सी अप्रोच से निकालेंगे? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट सर हम क्यों निकाल रहे हैं? देखो साथियों आपने पैसा दिया है सब्सिडरी को, तो बदले में क्या लोगे? सब्सिडरी के असेट और लाइबिलिटी, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो सर सब्सिडरी की जो असेट और लाइबिलिटी है, असेट और लाइबिलिटी, असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो निकल जाएगा। साथियों मैंने आपको नॉर्मल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में बताया है कि इस अप्रोच का आप यूज नहीं करोगे। आप सब्सिडरी के इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी इन दोनों का डाटा यूज करके इन दोनों को ऐड करोगे और आपको क्या पता लग जाएगा कि आपने जो सब्सिडरी एक्वायर करी है कितनी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एक्वायर करी। ध्यान देने वाली बात है ये डेट ऑफ एक्विजिशन का डाटा आपको देना है, देखना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम एस लिमिटेड का देखेंगे कि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितनी एक्वायर करी है हमने। तो आप एस लिमिटेड की बैलेंस शीट देखो। अब ध्यान देने वाली बात है 30 सितंबर 2001 को एस लिमिटेड को एक्वायर करें, तो उस दिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? तो आप बैलेंस शीट में जाओगे, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखोगे जो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 400 दे रखा है, 400 लाख दे रखा है। अब ध्यान देने वाली बात है ये आपको दे रखा है 31 मार्च 2002, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद। लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन भी जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो यही था। 400 उठा के आप यहां लिख दोगे, फिर आप उठाओगे अदर इक्विटी का डाटा एस लिमिटेड का। अब साथियों यहाँ पे जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो साल के मिडल में है, 30 सितंबर को है। अगर साल के बिगिनिंग में हो तो अच्छी बात है, साल के एंड में हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब साल के बीच में होती है ना तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है टाइम एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट का डिस्कशन हमें करना है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि 1 अक्टूबर 2001 को अदर इक्विटी का बैलेंस कितना है। तो इसे निकालेंगे अब हम। बिल्कुल सर। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप एस लिमिटेड की बैलेंस शीट देखोगे तो वहां अदर इक्विटी आपको 150 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है।
और एडिशन इंफॉर्मेशन में आप देखोगे तो एस लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2001 को दे रखा है टोटल 100। कहाँ दे रखा है सर, अभी दिखा देते हैं आपको। देखो बैलेंस शीट में तो आपको ये दे रखा है 150 और एडिशन इंफॉर्मेशन में 1 अप्रैल 2001 को एस लिमिटेड का बैलेंस दे रखा है 100। तो साथियों ओपनिंग बैलेंस 100 था, क्लोजिंग बैलेंस 150 है, यानी पूरे साल में इन्होंने 50 रुपीज कमाए, यानी 12 मंथ में इन्होंने 50 रुपीज कमाए हैं। साथियों एक बार बताओ, अगर 12 मंथ में 50 रुपीज कमाए हैं तो 6 मंथ में कितने कमाए हैं? तो 6 मंथ में 25 कमाए हैं। तो देखो हम जो डाटा निकाल रहे हैं प्रॉफिट का वो 6 मंथ का निकालेंगे, 1 अक्टूबर 2001 से 31 मार्च 2002 तक का। सर ये 25 आएगा, तो आप क्या करोगे साथियों, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो अर्निंग आप दिखाओगे वो केवल 25 दिखाओगे, और ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आप जो दिखाओगे आप क्या करोगे 100 में जो 100 ओपनिंग बैलेंस था उसमें 6 महीने की अर्निंग आप और ऐड कर दोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अदर इक्विटी जो है वो है 125। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाई है, 100 में यहाँ 25 ऐड कर दिया तो आपको 125 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अदर इक्विटी का बैलेंस पता लग गया, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद आपको अदर इक्विटी का बैलेंस पता लग गया 25। मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो एस लिमिटेड को एक्वायर कर रहे हो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी दोनों का ऐड करना है, दोनों हमने निकाल लिए हैं। अदर इक्विटी 125 और इक्विटी शेयर कैपिटल 400 कैलकुलेट करके आ गया 525। तो ये आ गया हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद अब सब्सिडरी जो भी पैसा कमाएगा उस पैसे पे कौन राज करेगा? उस पैसे पे पेरेंट राज करता है। कितना? 80% जो इन्वेस्ट करा है और 20% एनसीआई। तो 25 को 80% 20% में आप कैलकुलेट करोगे तो 20 जाएगा इसके पास, पेरेंट के पास, और 5 जाएगा एनसीआई के पास। नॉर्मल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर रखा है कि ये जाता है आपका स्टेप 5 में और ये जाएगा स्टेप 3B में। अभी जब हम स्टेप 5 और स्टेप 3B में आएंगे तो ये बात समझ लेंगे। उसके बाद साथियों जो हमारा एसएस लिमिटेड है, यानी जो पेरेंट के लिए इनडायरेक्ट सब्सिडरी है, उसका भी आपको ये निकालना है कि पैसे दिए हैं तो बदले में आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितना है। तो वही सेम अप्रोच जो हमने एस लिमिटेड में लगाई थी वो सेम अप्रोच यहाँ लगा दोगे तो आपका डाटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल और न्यू बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ वर्किंग नोट 1 में आ जाओ। यहाँ पे जो हमारी एसएस है उसने एस लिमिटेड को कुछ सामान बेचा। सामान सर क्या बेचा? उसने बेचा इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री उन्होंने जो बेची वो बेची 10 लाख रुपीस की। अब 10 लाख रुपीस की जब बेची है तो प्रॉफिट पे बेचा होगा, वो कितना प्रॉफिट है ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? हमें एक इक्वेशन दे रखी होती है हमेशा क्वेश्चन में कि कितना % प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 रुपीस की कोई चीज है उस पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल सेल अमाउंट कितना हो गया 125। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये निकाल लोगे कि जो 10 लाख की जो सेल अमाउंट है उस पर कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट है 2 लाख, और ये प्रॉफिट किसने जनरेट करा है? जो सेल करता है वही प्रॉफिट जनरेट करता है भैया, जो माल बेचता है उसका ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एसएस का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री है ये बिजनेस से बाहर नहीं गई है, यानी ये अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो इसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कहां से एलिमिनेट करोगे साथियों? आप इसे पोस्ट वाले पार्ट से एलिमिनेट करोगे। अब ये एलिमिनेशन वाले एंट्री हमने पहले भी सीख रखी है, समझ रखी है। जिसको नहीं आती प्यारा सा प्यार मोहब्बत वाला एक कमेंट लिख के भेज दो, तो मैं आपको इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट सारी बता दूंगा, जहां पे ऐसी जो इंट्रा सेल परचेज होती है या इंट्रा ग्रुप जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे एलिमिनेट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मल कंसोलिडेशन की वीडियो चाहिए, ये सर ये 5 स्टेप हमें सीखना है, मुझे बता दो, सिखा दूंगा। भाई आपके लिए ही तो बैठे हैं हम सर, क्या बात है। बस साथियों आपको यही माइनस करना था, बाकी कैलकुलेशन एज इट इज है जो हमने एस लिमिटेड में करी थी आप करोगे, 100% हो जाएगा। नहीं होगा आपके घर पे आके मैं कराऊंगा, दिक्कत मत लो। स्टेप 3 में साथियों अब हम आएंगे एनसीआई। एनसीआई यानी
सर हमने 100% तो एक्वायर नहीं करा, पेरेंट ने 100% एक्वायर नहीं करा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो अनएक्वायर्ड पार्ट है, उसे हम बोलते हैं एनसीआई। तो एस लिमिटेड में एनसीआई हमारा कितना था सर? 20%, और एसएस में 40%, ऐसे ही था मेरे हिसाब से। तो हाँ, एनसीआई यहाँ 20% है, यहाँ 40% है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? बहुत आसान है। सर सबसे पहले आपको देखना है कि जो एस लिमिटेड है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। सर 40 लाख है। सर कहाँ गिवन है? सर अलादीन के चिराग में गिवन है। साथियों एस लिमिटेड की आप बैलेंस शीट देखो, तो एस लिमिटेड की यही बैलेंस शीट देखो। इसके जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो 400 लाख है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे? 400 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरीके से एसएस का भी आप करोगे 320 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको नंबर ऑफ शेयर पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर पता लग जाएंगे। तो 40 लाख नंबर ऑफ शेयर है, इंटू 20% जो एनसीआई है वो कर दोगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय एनसीआई। तो केवल एस लिमिट का बता देता हूं आपको। इसे आप मल्टीप्लाई करते हो फेयर वैल्यू, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू आपको गिवन नहीं है। इस केस में जो फेस वैल्यू होती है एस लिमिटेड की, वही क्या बन जाएगी? फेयर वैल्यू। तो यही फेयर वैल्यू बन गई। तो 8 लाख इंटू 10 करोगे, आपको पता लग जाएगा एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। एसएस लिमिटेड का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। अब साथियों जो 80 लाख है ये तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद है। एक्विजिशन के बाद साल के एंड तक अगर आप देखो तो एनसीआई ने कुछ कमाया भी तो होगा। भाई कोई दुकान खोल के बैठा है तो कमाने के लिए बैठा है, तो इन्होंने 5 लाख कमाए हैं। सर ये कहां से पता लगा? अभी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में जो मैंने आपको यहां बताया था कि जो पोस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन अर्निंग है वो पेरेंट और सब्सिडरी में बढ़ जाएगी, तो सब्सिडरी का आया है 5। ठीक है। अब साथियों जिस पल का था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई है, क्योंकि चेन होल्डिंग की सेकंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम देखेंगे। चेन होल्डिंग की पहली जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है सर? डीम्ड पीसी, कि पेरेंट ने इनडायरेक्ट सब्सिडरी में कितना पैसा लगाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट साथियों अब देखो, यहां पे 280 में से 80% तो पेरेंट ने लगा दिया, और जो सब्सिडरी ने पैसा लगाया है वो 56 लगाया है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। लेकिन सर कहां से लगाया? अपने प्रॉफिट में से लगाया। तो देखो साथियों, इसका जो अपना प्रॉफिट है ना, फाइनल अपना प्रॉफिट, जो इसका अपना प्रॉफिट था ना, देखो ईयर एंड का, इसमें से इसने 56 लाख अपनी सब्सिडरी में लगा दिया। तो इसलिए एनसीआई का बैलेंस यहां पे कितना हो गया? 29। तो यहां पे एनसीआई मनी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसएस, पीस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमने 10 बार कहा बेटी से, बेटी उस बॉयफ्रेंड से बातचीत मत करना। उसने कहा नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। तो देखो उसका भुगतान ही हुआ कि जहां उसका एनसीआई 85 लाख होना था, 56 लाख से कम हो गया, अब कितना हो गया? 29 लाख हो गया। ये दो ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है चेन होल्डिंग में, और कुछ भी नहीं है चेन होल्डिंग में। चेन होल्डिंग को बना रखा है खौआ। ठीक है, नहीं लगेगा आपको कुछ भी, अब आपको लगेगा वो बउआ। तो एनसीआई भी आपने निकाल लिया। स्टेप 5 में आप गुडविल निकालोगे। तो गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए सर? भाई स्टेप 1 में पीसी निकाला था, स्टेप 2 में आईएनए निकाला था, और स्टेप 3 में एनसीआई निकाला था। अब साथियों ये सारा डाटा डेट ऑफ एक्विजिशन का होना चाहिए, क्योंकि गुडविल हम हमेशा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ही निकालते हैं, जिस दिन हम बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये 105 आ रहा है, और ये आपका आ रहा है गेन ऑन मार्केट परचेस। सर जिसको गुडविल कैलकुलेशन नहीं आती भाई, ये नॉर्मल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में समझाई जाती है। ठीक है, चेन होल्डिंग में मैं चेन होल्डिंग कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास कर रहा हूं। इससे पहले ये सब मैंने सिखा रखा नॉर्मल कंसोलिडेशन। ठीक है सर। तो यहां पे आपका अल्टीमेटली साथियों फायदा आ रहा है, जो सब्सिडरी में आपने पैसा लगाया था ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फायदा आ रहा है। फिर कंसोलिडेट अदर इक्विटी, जो पेरेंट का अदर इक्विटी का बैलेंस है ऑन ईयर एंड, वो कितना है वो हम देख रहे हैं। तो देखो
जो पेरेंट है उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है 180 प्लस 160, ये सॉरी ओपनिंग बैलेंस था ये 180 प्लस 160, प्लस इसमें जो एस लिमिटेड से पैसा कमाया वो 20 कमाया। ये हमने स्टेप 2 INA में निकाला है कि जो भी सब्सिडरी पैसा कमा रहा है उसमें पेरेंट का कितना स्टेक है। ऐसे ही SS में 13.8। और साथियों ये जो बिजनेस एक्वायर करा है इसमें फायदा भी तो हुआ है स्टेप 4 में, तो वो भी आप लिखोगे 188। 105 प्लस 83 करोगे तो कितना आएगा 188। तो फाइनली साथियों ये 5 काम कंप्लीट करने के बाद अब कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना आपके लिए हो गया बेहद ही आसान। अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो क्या करना है आपको, सर क्वेश्चन में से जो भी आपको असेट दे रखी है इन तीनों असेट को आपको मिक्स करना है, प्लस करना है और कंसोलिडेट हो गया। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको बता देता हूं। देखो पीपी में तो सबको ऐड कर देना, इन्वेंट्री में बस आपको ये ध्यान रखना है जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो माइनस कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल में आपको ध्यान रखना है जो 70 और 30 है वो है इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में यहां पे लिखा है कि पेरेंट को जो है 260 लेने हैं और 100 लेने हैं, ठीक है। और यहां बिल्स पेबल में क्या लिखा हुआ है कि एस लिमिटेड को जो है 70 देने हैं, लेकिन देने किसको हैं पी लिमिटेड को, तो इसको हम माइनस करेंगे। और पी को एसएस को पैसे देने हैं, कितने देने हैं 30, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो साथियों यही 70 और 30 माइनस हो रहा है। देखो ये पैसा तो लेना है टोटल 72 प्लस 30, और 70 माइनस 70 और माइनस 30 ये क्या है इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, तो ये माइनस कर दोगे। उसके बाद साथियों इक्विटी शेयर कैपिटल भी डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है। अदर इक्विटी अभी हमने स्टेप 5 में निकाला है। एनसीआई ये भी हमने अभी निकाला है स्टेप 3B में, दोनों पार्टी का, एस का और एसएस का। एस का था 29 और एसएस का था 160.2। सर दिखा दो इसे, अभी देख लो। देखो साथियों एनसीआई हमने निकाला है एस का 29 और एसएस का 137.2। हाँ ये पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप इसके प्रिंट आउट निकाल के अपने बेडरूम में लगा लेना। अच्छा ड्राइंग रूम में लगाना है वहां भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन था, ये माइनस कर लोगे। फाइनली आपकी चेन होल्डिंग का कंसेप्ट दी एंड। ओके टाटा गुड बाय टेक केयर। आगे कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो इसी तरीके का ट्रिकी एडजस्टमेंट के साथ, तो साथियों अच्छे अच्छे कमेंट लिख दो, लाइक कर दो, मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है।